हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 452nd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुकर वेल्थ मैनेजर। My hospital partner is Crims Hospital. My home partner is SDPL, Sandeep Dwellers Private Limited, one of the best construction companies in the Nagpur city. My inside home partner is Inside Story, Gemini Outdoors, Mixo Flair, which is, the Beverage Institute of Nagpur. A big thank you to, the Multi-Fit Gym, Gauvardhan, Nagpur के हर घर का घी, Globus ITI Kamti, Tricos, the chocolate brand, Licksters, the ice cream brand, and of course Atmanirbhar Bharat partner, which is servicing wala. And a big thank you to Joshi Security Systems. आज जो व्यक्ति विशेष से मेरी मुलाकात है, आप देख रहे होंगे कि मैं टाई वाई पहन के हूँ। मतलब अगर आज मेरा इंटरव्यू होता तो मुझे मेरा ड्रीम जॉब शायद मिल जाता, क्योंकि मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ या उनसे बात करने के लिए आया हूँ जिनसे बात करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक सौभाग्य की ज़रूरत पड़ती है। वो एक ऑथर हैं, वो एक बिजनेस टाइकून हैं, वेद में तकरीबन 9 साल वो वेद के प्रेसिडेंट रहे हैं। नागपुर में और जितने भी ये एग्जीबिशंस लगते थे, उसकी अगर प्रक्रिया किसी ने शुरू करी है या किसी ने उसकी एक शुरुआत करी या उसका ट्रेंड लेकर आए, वो वही हैं जिनसे आज मैं मिलने के लिए आया हूँ। मैं आपको एक बात कहता हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति से आज मिलकर बड़ा ही मज़ा आने वाला है जिन्होंने नागपुर को बदलते हुए देखा है, नागपुर की सूरत को जानते हैं, नागपुर की सीरत को जानते हैं। मैं चाहूँगा आप आदरणीय श्री विलास काले सर का स्वागत करें। विलास सर, नमस्कार। नमस्कार। आपका राज की बात के 452nd एपिसोड में स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। अ 4 AM फ्रेंड, अ ऑथर, अ ट्रैवलर, वेद के 9 साल। सर, मैं आपसे उस समय की बात करता हूँ क्योंकि आपने नागपुर को बदलते हुए देखा है। जो नागपुर आप आज देखते हैं और जो नागपुर आपने देखा है, वो क्या है साहब? देखिए, मैं अब 70 साल से नागपुर में हूँ जी, और 1950s का नागपुर और आज के नागपुर, इसमें बहुत फ़र्क हुआ है। हम लोग धंतोली में रहते थे। धंतोली में मेरे ग्रैंडफादर का घर था जी, और हम लोग सब जॉइंट फैमिली थी। हालांकि किचन्स वर सेपरेट, बट वी ऑल स्टेड टुगेदर। और तभी की धंतोली जो थी, उसमें करीब 20,000 स्क्वायर फुट का एक प्लॉट था, जिसमें एक फैमिली रहती थी और सब एक दूसरे को पहचानते थे। और वो बड़ा क्वाइट रेसिडेंशियल एरिया थी जी। फिर धीरे धीरे उसमें कमर्शियल एक्टिविटी थोड़ी सी शुरू हुई और उस जमाने के विख्यात जो डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, उन सब का रेसिडेंस था धंतोली में। और बड़ी सुंदर बिल्डिंग्स थी, बंगलोज थे। अभी भी मलक साहब का जो मलक मंजिल है धंतोली पार्क के कोने में, वो एक बिल्डिंग वैसी की वैसी रही है। बड़ी सुंदर बिल्डिंग है, बंगलो है। और ऐसे सब वो धंतोली था। वहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ थी केवल, और कोई ट्रैफिक का रश नहीं हुआ करता था। अब तब से आज अगर आप जाइए तो धंतोली में पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती। सच बात। वो पूरा चेंज हो गया। वैसे पूरे नागपुर भर में ये चेंज हमको दिखता है जी। नाउ दिस चेंज हैज़ बीन, अभी उसको अगर क्वांटिफाई करें तो पॉपुलेशन बहुत, तभी का नागपुर मेरा ख्याल है मेरे छुटपन में 5 से 7 लाख मैक्सिमम पॉपुलेशन थी नागपुर की। अच्छा। हाँ, 1950s में जी। और वो बढ़ते बढ़ते आज 35 लाख के ऊपर हो गई है जी। और बहुत सारे लोग बाहर से भी आए हैं जी। पर एक बात है जरूर राज, कि मेरे छुटपन में भी नागपुर वॉज ऑलवेज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी जी। All kinds of people lived here and so culturally ये पूरा फ्लेवर हमको मिलता था। साउथ इंडियन, बंगाली, द पारसीज, गुजरातीज, पंजाबीज, all these flavors we had in our childhood, which continues even today and I'm very happy about it कि बड़ा कॉस्मोपॉलिटन शहर है ये। जी सर, वो जो वक्त था नागपुर में, और मैं आज का वक्त इसीलिए कंपेयर नहीं करूँगा क्योंकि आज मेट्रो है, आज बहुत सारे रोड्स बदल चुके हैं, लेकिन सर उस समय
पॉपुलेशन भी कम थी और कुछ एक रिटायरमेंट सिटी कहा जाता था नागपुर को। मुंबई, पुणे वो उस समय भी बड़े शहरों में से आते थे, नागपुर तो भी छोटा था। क्या नागपुर की अलग प्राथमिकता थी उस वक्त? विदर्भ में क्या सेंटर हुआ? देखिए मैं बताऊं क्या, सीधी सीधी बात कि जब तक हमारा महाराष्ट्र में विलीनीकरण नहीं हुआ तब तक नागपुर के तमाम उद्योग वगैरह जो है बड़े अच्छे चल रहे थे। अच्छा। और ये रिटायर्ड लोगों की ही सिटी नहीं थी जी। 1960 ऑनवर्ड्स जो प्रगति मिड 60s में अपन ने पूना और वो साइड में देखी जी, वो वाली प्रगति यहाँ पे आई नहीं। ये पॉलिटिकल रीजंस है और मैं तो व्यक्तिगत और हम लोग वेद की तरफ से भी ये स्टैंड लिए हैं कि भाई वी हैव टू बी अ सेपरेट स्टेट अगर हमारी अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए। बिकॉज नागपुर पे सरासर अन्याय हुआ सब तरफ से और यहाँ की वो डेवलपमेंट न होने की वजह से फिर फाइनली ये हो गया कि यहाँ के एजुकेटेड माइग्रेट करने लगे क्योंकि यहाँ जॉब्स नहीं है। यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे सारे के सारे नेशनलाइज किए गए and they went into the hands of the government. So these kind of things have happened and that is why the glory was lost. Otherwise आप अगर देखें तो एजुकेशन के सेक्टर में या इंडस्ट्रीज में भी हमारे यहाँ पे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी इंडस्ट्रीज बड़ी अच्छी चलती थी। मॉडल मिल्स, एम्प्रेस मिल्स, यू हैड द सीमेंट फैक्ट्रीज अराउंड नागपुर, यू हैड मैंगनीज माइंस, कोल माइंस, ऑल दीज वर इन द प्राइवेट सेक्टर। ये नेशनलाइजेशन हुआ बाद में, ये सब कापूस एक अधिकार हो गया और वो सब चीजों में अधोगति हुई यहाँ की। प्रोग्रेस के बजाय महाराष्ट्र में विलीनीकरण होने के बाद में हमारी अधोगति ही हुई इंडस्ट्रियली, इकोनॉमिकली। लेकिन सर पिछले 40 सालों से कोई ना कोई नेता या कोई ना कोई समाज कार्यकर्ता एक विषय हाथ में उठाता है विदर्भ का, और विदर्भ कहता है कि आप हमको साथ दो, आप हमको वोट दो, हम आपको विदर्भ दिला देंगे। सर वेद कई वर्षों से इस बात को लेकर प्रोटेस्ट करते आ रहा है, अपनी बात का निषेध भी उन्होंने किया है कई बार कि हमको विदर्भ की ज़रूरत है, एक सेपरेट स्टेट की ज़रूरत है। सर ये हर बार नागपुर के आदमी को फुसलाना क्यों इतना आसान है सर? क्यों इतने आसानी से फुसला जाता है नागपुर का आदमी? ये बड़ा डिफिकल्ट है एक शब्द इसको एनालाइज करने में, बट एक बात बताता हूँ मैं आपको। जी। क्या हुआ यहाँ का जो जामवंतराव धोटे ने ये पहले एजिटेशन बड़े स्ट्रांगली लीड किया था जी, फिर वो ठंडा गए और महाराष्ट्र ने क्या किया कि सिस्टमैटिकली यहाँ पे कुछ न कुछ देते रहे जी, ताकि एक अमीश बोलते ना जैसे अट्रैक्शन, दैट वे दे हैव बीन डूइंग दैट, राइट। बट हमारा कहना है ये वेद की तरफ से हमने अभ्यासपूर्ण सरकार को ये रिप्रेजेंटेशन किया कि महाराष्ट्र इज टू बिग अ स्टेट फॉर मैनेजमेंट। हम ये नहीं बोलते कि आपके इंटेंशंस गलत है, हम ये बोलते हैं कि आप जो सब मैनेज करने जा रहे हैं वो इतना वास्ट है एरिया कि आप देखिए ना 1200 किलोमीटर दूर आपकी राजधानी अगर अगर है, फ्रॉम गढ़चिरौली इफ अ मैन वांट्स जस्टिस एंड वांट्स टू गो टू मुंबई, कितना महंगा है, कितना डिस्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि बड़ा इसमें क्या हो गया कि हिस्टोरिकली लॉपसाइडेड डेवलपमेंट हुई है। वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड मुंबई एंड सराउंडिंग रीजन, वो ट्रायंगल जो है बॉम्बे, नासिक, पुणे, ये जो डेवलपमेंट है वो और हमारे यहाँ की डेवलपमेंट, इसमें इतना अंतर है कि वहाँ पे कोई भी सरकार जब आती है तब देखती है कि जहाँ से हमको इतनी इनकम हो रही है वो एरिया में री इन्वेस्ट करना चाहिए और ये एरियाज पीछे रह जाती है। So from the point of view of management, it is not possible for any government to do justice to all the regions. That is why smaller state is better. सर लेकिन नेता तो यहाँ से भी गए हैं, बहुत ऑलवेज लोकसभा गए हैं, विधानसभा गए हैं, ऐसा तो ऐसा कोई साल नहीं गया जब अपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार में यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, पर वो लोग इफेक्टिवली नहीं लॉबी कर सके। अब मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ तो मेरा दिल बड़ा दुखता है इस बात से कि ये इतने समझदार लोग हैं सब, whether in opposition or in government, they understand all the issues and yet when it comes to विदर्भा वो इग्नोर करते। अब ये शिवसेना को क्या बाला साहेब ठाकरे ने कहा था, रामटेक का उनका भाषण है, श्वेत पत्रिका उन्होंने जाहिर की थी कि मैं 4 साल में हमारी सरकार ये डेवलपमेंट करेगी और अगर ये नहीं किया तो मी स्वतः विदर्भाला वेगळं करून देईन, ये उनके शब्द हैं और ये हमारे पास में रिकॉर्ड में है वो श्वेत पत्रिका। और 4 साल में तो कुछ हुआ नहीं जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। तब हमने जब रिप्रेजेंटेशन किया कि आपकी प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुई, तब सरकार बदल गई। ये पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस, अब बीजेपी ने क्या किया कि उनके भुवनेश्वर कन्वेंशन में उन्होंने डिक्लेयर किया कि विदर्भा विल बी अ सेपरेट स्टेट।
जी। बट कन्वीनियंटली उन्होंने क्या बोला, हमारे जो पार्टनर्स हैं शिवसेना, उनको ये नहीं पसंद, तो हम ये इशू को नहीं, तो छत्तीसगढ़ बन गया जी, वो झारखंड बन गया, ये सब छोटे स्टेट्स हो गए। और तब विदर्भ की को उन्होंने फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उन्होंने विदर्भ को इग्नोर किया क्योंकि शिवसेना वॉज अनकंफर्टेबल विद इट। Now this is not correct, you know. So the other side of the coin also says कि जामवंतराव धोटे साहब के बाद जो फ्लैग बैरियर्स रहे हैं विदर्भ के, वो भी कहीं ना कहीं कमजोर रहे हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं? इफेक्टिव नहीं रहे, कमजोर या सशक्त नहीं मालूम, बट दे वर नॉट इफेक्टिव। ओके, या ओके। All these agitations have been led by eminent people, but somehow they have not been effective to mobilize the masses. सर बट अगर कुछ साल पहले का मैं नागपुर अगर देखूँ, जब हमारे यहाँ मेट्रो, सीमेंट रोड ये सब नहीं था, स्टिल वी वर डूइंग गुड व्हेन इट कम्स टू वी वर नॉट बैड विथ रोड्स एंड दीज थिंग्स। रिसोर्सेज की भी उतनी ज़्यादा कमी नहीं थी हमारे यहाँ, लेकिन सर फिर भी हमारे यहाँ ना बड़ी कंपनीज आई। आज सर बुटीबुरी जैसा प्रोजेक्ट, एक बर्बाद प्रोजेक्ट देखने को मिला। मिहान जैसा प्रोजेक्ट, सर लोग आना नहीं चाहते मिहान में, ज़मीन बुक करी लेकिन उसके बाद पलट के नहीं देखा। वो पतंजलि हो, वो विप्रो हो, सर क्या करे विदर्भ का एक काम करने वाला, नागपुर का एक युवा क्या करे? उसके पास ऑप्शन क्या बचता है? नहीं, आई एग्री विथ यू। युवा के लिए तो यहाँ के वी हैव फेल्ड आवर यूथ बाय नॉट क्रिएटिंग इनफ एम्प्लॉयमेंट फॉर देम। डेफिनेटली वी फेल्ड आवर यूथ, बट आई टेल यू व्हाट, एक तो हमारे यहाँ की ये 1960s में जो ये हो गया नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल द नेचुरल प्रोड्यूस और ये मिल्स का वगैरह बंद हुआ ना, उसके बाद में नागपुर हैज़ बीन ओनली अ ट्रेडिंग सिटी, ट्रेडिंग मेंटालिटी। सो ट्रेडिंग मेंटालिटी के लोगों ने जो कुछ छोटे मोटे बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज डाली MIDC में, ऑल ऑफ देम दे वर नॉट इंडस्ट्रियलिस्ट्स इन द माइंड एज अपोज टू पूना, पिंपरी चिंचवड़। सेम टाइम आप देखिए कि पूना, पिंपरी चिंचवड़ वो जो रीजन है वहाँ पे, और नासिक में सिन्नर वगैरह, ये सब जो है यहाँ पे पीपल हु आर रियली इंडस्ट्रियलिस्ट इन देयर थिंकिंग सेटअप इंडस्ट्रीज, सो दैट वी डिड नॉट गेट इट हियर। और उसके बाद में सिस्टमैटिकली हम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को कई बार रिप्रेजेंट किए कि आप वही इंसेंटिव्स दोगे रांजनगांव के लिए और वो सिन्नर के लिए जो विदर्भ के लिए है, तो जो इंडस्ट्रीज बॉम्बे, पूना इस बेल्ट में है, उनको क्या अट्रैक्शन है विदर्भ आने के लिए, कितना दूर पड़ता है जी। तो इफ़ यू कैन गिव मच बेटर इंसेंटिव्स, और यहाँ के जो जियोग्राफिकल एडवांटेज है, यहाँ का जो पावर सरप्लस है, ये सब चीज़ों का एडवांटेज लेके अगर आप इसको करेंगे तो वी वुड हैव हैड इंडस्ट्रीज फिलिंग मिहान, बट दैट डिडंट हैपन। The policy makers, whoever they are, they in their wisdom they have not done it. I don't know why, and that is why lopsided industrial development है महाराष्ट्र में। सर आप यारों के यार रहे हैं, अगर देखा जाए तो आपकी एक किताब भी आई जिसमें दोस्तों के साथ घूमने की एक बहुत बड़ी चर्चा होती है, और कोई अगर वो किताब पढ़ ले तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी से रिटायर होकर सिर्फ दुनिया घूमने जाएगा। सर आप कितने देश घूम चुके हैं? कितने देश घूम चुके हैं आप? मैं 106 देश अभी तक हुए हैं। 106 देश आप देख चुके हैं। सर सबसे मैं आप भारतीय हैं, लेकिन कौन सा ऐसा देश है जो कल को आपको मौका मिला भारत छोड़कर जाने का, तो कौन से देश में जाके सेटल होंगे? भगवान करे मेरे को भारत छोड़ने की कभी नौबत ना आए, नागपुर भी छोड़ने की नौबत ना आए। आई एम अ लवर ऑफ नागपुर, बट हैविंग सेड दैट, सी द वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल राज, वेरी ब्यूटीफुल। हर एक प्रांत की अपनी अपनी खूबी होती है, अपनी अपनी एक होती है, और मैं ये सब चीज़ें बहुत एंजॉय करता हूँ। वहाँ का जो एक्सपीरियंस रहता है, इट्स नॉट जस्ट ये आई लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल, उनका फूड, अब मैं वेजिटेरियन हूँ टोटल, बट वहाँ का उनका लोकल क्यूजिन, मैं उनसे विनंती करता हूँ कि मैं वेजिटेरियन हूँ, प्लीज़ मेरे को ये टेस्ट करना है, कैन यू मेक इट वेजिटेरियन। तो इस तरीके से वो कंट्री को एंजॉय करता हूँ। तो ऐसे कभी मैंने विचार नहीं किया कि मैं कहाँ और सेटल हो सकता हूँ। आई कैन नॉट थिंक ओनली बिकॉज आई कैन ओनली थिंक ऑफ मी बीइंग एन इंडियन एंड टोटली रूटेड इन इंडिया। सो वर्ल्ड देखने लायक है, बहुत सुंदर है दुनिया। सर क्या क्योंकि आपने बहुत 106 देशों में आपने सफ़र किया है सर, वहाँ पर डेवलपमेंट इस शब्द का जो असर या डेवलपमेंट जो शब्द के ऊपर में काम करने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं, क्या वो यहाँ पर जैसी हैं वैसी ही होती हैं? वादा करो भूल जाओ, वादा करो इलेक्शन के पहले आओ। राज तुमको एक बात बताओ क्या, मैं नॉर्मली ना सब जगह जाता हूँ तो टैक्सी ड्राइवर, गाइड वगैरह इन लोगों को पूछता हूँ, हाउ इज योर गवर्नमेंट, आर यू हैप्पी विद द गवर्नमेंट? एवरीवेयर इट इज द सेम स्टोरी, दे आर क्रुक्स,
दे डोंट डू व्हाट दे प्रॉमिस वगैरह वगैरह। एक्सेप्ट चिले एक देश है साउथ अमेरिका में जहाँ पे आई वाज अमेज्ड कि दैट फेलो सेड आवर गवर्नमेंट इज नॉट करप्ट एट ऑल, देयर इज नो करप्शन, लाइफ इज वेरी इजी, स्मूथ फ्लोइंग। दैट वाज द ओनली सिंगल कंट्री। अदरवाइज कहाँ पे भी जाओ तो वहाँ पे पॉलिटिशियंस को गालियाँ देते और बोलते डेवलपमेंट जो इन्होंने प्रॉमिस किया वो हो नहीं रहा है। पीपल जनरली डोंट सीम टू बी हैप्पी विद द गवर्नमेंट दे हैव। सर ये चिले जो देश की आपने बात करी, सर क्या वहाँ पर वहाँ के नेताओं के स्कूल नहीं है, वहाँ के नेताओं के पास कॉलेजेस नहीं है, क्या वो वहाँ पर ये काम नहीं करते? नहीं अपने समान ये तो भारत में ही है। मेरे को तो लगता है कि जहाँ पे नेताओं ने देखा कि स्कूल में अच्छा पैसा मिल सकता है एंड दे गॉट इनटू एजुकेशन। पहले एक जमाना था जब अब्दुल रहमान अंतुले चीफ मिनिस्टर थे, तब जिसको उसको उन्होंने देशी दारू का ठेका दे दिया था खुश रखने के लिए। तो बाद में एक वेव आई और जिसमें हर एक को एजुकेशन के मिल गए। अब भले ही वो खुद हार्डली उसका कोई एसोसिएशन हो एजुकेशन के साथ में, बट ही जम्प्ड इनटू एजुकेशन एज अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बट दिस इज नॉट कॉमन इन वर्ल्ड ओवर। आई डोंट थिंक पॉलिटिशियंस ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सर मैं वापस उसी चीज़ पे आता हूँ जो मैंने कहा कि उस समय की जो दोस्ती है, मैं 50 साल पहले की दोस्ती करता हूँ सर, जब आप जय वीरो बनकर बाइक पे घूमते थे नागपुर में, क्योंकि आपका जन्म नागपुर में हुआ है, आप नागपुर में बड़े हुए हैं। सर उस समय का नागपुर, उस समय की दोस्ती और आज का नागपुर और आज की दोस्ती कैसे, मैं कंपेयर करने नहीं बोलूँगा, लेकिन आप कैसे देखते हैं? देखो हम लोगों को जब कभी हम बम्बई बिजनेस की वजह से जाना पड़ता था, बीइंग डीलर्स ऑफ महिंद्रा एंड ऑल दिस, सो उन लोगों को हम बोलते थे कम टू नागपुर, तो बोलते क्या है नागपुर में? तो हम कहते थे देखो हमारे यहाँ पे संतरे बहुत अच्छे हैं और लोग बहुत प्यारे हैं। यहाँ की जो लोग हैं वो देखेंगे आप बड़े केयरिंग है, नेबर्स के लिए केयरिंग, वेरी वार्म पीपल। एंड लकीली फॉर मी राज, मेरे जो 6वीं 5वीं क्लास के जो मेरे साथ में थे क्लास में, आज वो मेरे अच्छे दोस्त है आज भी इतने सालों के बाद में। सो फ्रेंडशिप इज़ वन थिंग विच इन नागपुर लोग बहुत एंजॉय करते हैं और बड़े लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स रखते हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और अभी ये पैंडेमिक जो हुआ उस समय में ये नज़र आया कि लोगों में सेंसिटिविटी बहुत है, कितनी मदद के लिए लोग आगे आए, खुद चल के आगे आए कि जिन लोगों को खाने को नहीं था, जिन लोगों के पास में इनकम उनकी बंद हो गई थी, ऐसे लोगों के लिए आगे आकर लोगों ने बहुत मदद की, विच इज़ क्लासिक ये ऑफ नागपुर कल्चर। सर क्योंकि आप काफ़ी देश विदेश घूमे हैं, नागपुर में एक रेस्टोरेंट है उत्तर दक्षिण, वहाँ का साउथ इंडियन बड़ा फेमस है और कोइंसिडेंटली वो आपके मित्र हैं जो ही है ना। तो सर खाने में आपके हिसाब से पहले के नागपुर का जो खाना रेस्टोरेंट्स चलते थे या ढाबे चलते थे या उस समय का जो खाने का चलन हुआ करता था, और आज जहाँ भरपूर कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट्स हैं, सर कैसे देखते हैं उसको? बहुत बदल आ गया है, बहुत बदल। हमारे बेरी छुटपन में वो विश्रांति गृह जी और कैफे वृंदावन जी, फिर उसके बाद में शांति भवन आया जी, ऐसे 3 साउथ इंडियन इसके आए रेस्टोरेंट जी। नागपुर में एक अशोका टी पैलेस हुआ करता था जो अभी अशोका रेस्टोरेंट है, वो पहले सीताबर्डी का जो ये है मॉरिस कॉलेज के डायगनली ऑपोजिट, वहाँ पे अशोका टी पैलेस करके था। अच्छा वहाँ था? हाँ। और फिर उन लोगों ने वो उसको अशोका वॉल्ट बना दिया और यहाँ पे अशोका रेस्टोरेंट शुरू हुआ। फिर क्वालिटी आया और क्वालिटी आने के बाद में हमको लगा वाह नागपुर क्या प्रोग्रेस कर रहा है, क्वालिटी आ गया, विच वॉज ओनली इन बॉम्बे एट दैट टाइम। पर आज देखो तो बाप रे, आपको जो चाहिए वो क्यूजिन यहाँ पे उपलब्ध है और ये सब बहुत ड्रामेटिक चेंज आ गया है, विच इज़ फॉर द गुड, फॉर द बेटर। और ये ढाबा तभी नहीं हुआ करता था जी, ये ढाबा सावजी ये सब बाद में आया हुआ है। मेरे को तो छुटपन में याद नहीं कि मैंने सावजी करके नाम भी सुना था जी। हाँ, बट वो सब बाद में आया। और ढाबा हम लोगों को यानी कैसे कि रास्ते में ढाबा हुआ करता था जी, ऐसे नहीं कि शहर से उठ के एक बाजू में ही 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर में ढाबे है और वहाँ पे जाके खा रहे, ये वाला कल्चर बाद में आया। और वैसे भी पहले के टाइम में ना बाहर खाने का इतना नहीं था। आजकल होटलिंग का जो हो गया है, हम लोगों के लिए एक बड़ा क्या सेलिब्रेशन हुआ करता था अगर कोई होटल जाए अच्छा कभी खाने के लिए वगैरह। इट वाज नॉट अ रूटीन बाहर का खाना। सर उस समय जब क्योंकि आपके दोस्त सब उस समय आपके आसपास ही थे, सर उस समय क्या उनको भी नौकरी के लिए उतना ही स्ट्रगल करना पड़ता था जितना आज का युवा नागपुर में रहकर नागपुर में ही स्ट्रगल करता है? येस एंड नो।
आई टेल यू कि अब जैसे जो मेरे साथ में ग्रेजुएट हुए उसमें से बहुत लोग यहाँ पे सेटल हुए क्योंकि तभी अपॉर्चुनिटीज थी अलग अलग सेक्टर्स में, पर अपॉर्चुनिटीज थी। पर जो लोग इंजीनियरिंग किए उन लोगों को यहाँ पे इतना एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी तभी भी नहीं थी एंड दे माइग्रेटेड। ओके, हाँ, दे माइग्रेटेड। सर ऐसी कौन सी जगह है नागपुर में जो उस समय थी और बड़ी सुंदर दिखती थी और आज वो गायब हो चुकी है? बहुत सारे लैंडमार्क्स है जी, बहुत सारे लैंडमार्क्स है जो डिसअपियर हो गए, है ही नहीं। ओपन स्पेसेस चली गई। देखिए मेरे एकदम छुटपन की मेरे को याद है, ये यशवंत स्टेडियम जो बना है वॉज एन ओपन ग्राउंड। अच्छा। एंड वो उधर पटोदन ग्राउंड और ये क्या मॉरिस कॉलेज ग्राउंड, ऐसे दो ग्राउंड्स थे वो एक दूसरे के सामने। और वहाँ पे लोग शाम को आके बैठे रहते थे, फैमिलीज बैठे रहती थी, गर्मी बहुत होती है तब हवा चलती थी वगैरह। ये सब ओपन स्पेसेस अब कवर हो गई है जी। एंड सो वो एक लगता है कि दोज ओपन स्पेसेस आर मिसिंग, बट लकीली गार्डन्स हैं। गार्डन्स वैसे ही है अभी अपने यहाँ पे मेंटेन, ग्रीनरी अच्छी है स्पेशली इन द वेस्ट साइड ऑफ नागपुर। सो ग्रीनरी तभी भी थी, अभी भी है, विच इज अ गुड थिंग एंड आई होप इट कंटिन्यूज एंड इट्स नॉट डिस्ट्रॉयड। और लैंडमार्क्स में से बहुत सारे लैंडमार्क्स आज दिखते ही नहीं है। तो वैसे बहुत सुंदर ऐसी जगह जो कैसे बताऊं, बहुत सुंदर क्या था हमारे लिए, स्टार्की पॉइंट था जी, जहाँ पे ड्राइव वाज अ वेरी यूनिक। एक वो स्टार्की पॉइंट तो अब इतना सा इनसिग्निफिकेंट सा लगा होता है। सच बात। सो दैट इज। सर कहते हैं कि उस समय दिलीप कुमार साहब नागपुर आया करते थे अपने पिता के साथ संतरे खरीदने के लिए। उनके फादर का फल विक्रेता का काम होता था। सुभाष घाई का जन्म यहीं हुआ। राजकुमार हिरानी जो है वो भी यहीं के हैं, वो आप परिचित भी हैं। हाँ, राजू जानता हूँ जी। तो सर नागपुर से बहुत सारे ऐसे लोग भी निकले जिनको लोगों को पता ही नहीं कि वो नागपुर के हैं। अब ये नाम निकल कर आ गए क्योंकि ये सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन सर क्या आपके जहन में कोई ऐसे लोग आते हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं कि ये यहाँ से हैं, नागपुर से है जी? ऑफ हैंड नहीं याद आ रहा राज कि कोई बात नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत एमिनेंस अचीव किया और वो नागपुर से ही है एंड दे डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स। अभी शरद बोबड़े जैसे अपने अभी चीफ जस्टिस रिटायर हुए जी, और हरीश साल्वे लीगल लुमिनरीज में काफ़ी है जी। फिर ये राम लक्ष्मण के जो लक्ष्मण थे वो भी यहीं से। ओके। ऐसे फिल्म स्टार्स भी है, राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत ये किया। तो बिजनेसमैन में ऐसा मेरे को एकदम कोई याद नहीं आ रहा कि जिसने नेशनल लेवल पे कुछ अचीव किया। सर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि मैं आपके घर आया हूँ और मैं बहुत ग्रीनरी देख रहा हूँ आपके पीछे भी, जो आपका लॉन भी है वो बड़ा खूबसूरत है। थैंक यू सर। इस वक्त नागपुर शहर एक बड़े ही तकलीफ के दौर से गुजर रहा है, जहाँ पर 40,000 पेड़ों को काटने की अजनीवन जी कि काटने के ऊपर में बहुत सारे सवाल अभी भी उठे हुए हैं। एक तरफ प्रशासन है, एक तरफ मिनिस्ट्री है और एक तरफ कुछ चंद लोग जो चाहते हैं कि नागपुर में वो जो ग्रीन पॉकेट है वो जिंदा रहे। आप क्या सोचते हैं सर? देखिए क्या है कि ग्रीन को बनाना दोबारा इस लेवल बहुत लंबा काम है। तो अगर कुछ एक वाया मीडिया निकल जाए जिससे कि वी नीड दैट इंटीग्रेटेड हब, वो भी जरूरी है। तो खापरी उन लोगों ने सजेस्ट किया, मैंने उनका पूरा पढ़ा लिटरेचर, तो आई थिंक दे आर मेकिंग सेंस कि खापरी में ये शिफ्ट क्यों नहीं किया जाए। और वहाँ पे एज इट इज़ क्या है कि मिहान पूरा भरा नहीं है जी। बहुत सारी जगह है, खापरी विलेज को वो लोग रिसेटल करना चाहते हैं और तो उसमें अगर ये अकोमोडेट हो सकता है तो इट इज़ मच बेटर दैन डिस्ट्रॉइंग एन एग्जिस्टिंग वन फॉर इट। ये जानता हूँ मैं कि डेवलपमेंट के लिए कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, पर अगर ऑल्टरनेट अवेलेबल है और वो प्रैक्टिकल है, इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, इट इज़ प्रैक्टिकल, व्हाई नॉट? सो बिकॉज क्या है, दीज आर लंग्स ऑफ द सिटी। महाराज बाग जैसे हुआ, सेमिनरी हिल्स जैसे हुआ, अपने जैसे बहुत अपन प्रिविलेज्ड है नागपुर में जी। कई शहरों में आप जाएंगे तो वहाँ पे इतना अर्बनाइजेशन हो गया है कि दे डोंट हैव द लंग्स जी। स्पेशली इन नॉर्थ में आप जाएं, गुड़गांव, नोएडा, वहाँ पे तो सब पेड़ देखना बहुत बड़ी बात हो जाती है।
लेकिन सर आपके अगर मैं फेसबुक पे जाऊँ, कुछ पिक्चर्स आपके फोटोग्राफ्स देखूँ, तो उसमें एक बड़ा अच्छा पिक्चर है जहाँ पर आप और श्री नितिन गडकरी साथ में बैठे हुए हैं। वो बड़ा सुंदर पिक्चर है। दोनों आप जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, पता चल रहा है कि कितनी घनिष्ठता है। हम लोग दोहा एयरपोर्ट पे मिले थे। अच्छा। हाँ, वो लंदन से आ रहे थे वापस, और हम लोग हमारी यूरोप की ट्रिप से वापस आ रहे थे। और नागपुर की फ्लाइट तभी कतार डायरेक्टली फ्लाई करता था, तो वो भी थे वहाँ पे, तो मिले हम वहाँ जी। नितिन has been, I mean I know him since his ABVP days. Okay. और वो मेरे बड़े भाई के साथ में उनका बड़ा ताल्लुक था। वो आते थे ऑफिस में, तब मैं उनको मिला एज ए स्टूडेंट जी। और आगे चल के फिर देखा बहुत अच्छी प्रगति की उन्होंने, और उनका फ्लेयर। और एक बहुत प्यारी चीज नितिन की ये है कि वो ही इज फॉर डेवलपमेंट जी। उनको डेवलपमेंट का इशू अच्छी से समझ में आता है। और दूसरी बात यह है कि वो डेवलपमेंट करते वक्त ना उनके इसमें क्या रहता कि लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो है जी, उसको क्या फायदा हो रहा, अंत्योदय, ये जो उनके इसमें विचार रहता है हमेशा कि इससे लोगों का क्या फायदा होगा, कितने गरीब लोगों का, कम से कम जो लोएस्ट स्ट्रेटा में है सोसाइटी के, उनको क्या इसका फायदा होगा। इसीलिए मिहान को जब हम लोगों ने वेद की तरफ से उनको प्रपोज किया, उनको वो आइडिया इतनी पड़ गई कि उन्होंने मनोहर जोशी से वो उसका टेक्नो फिजिबिलिटी स्टडी करवाया और आगे वो गाड़ी चली। अब अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस ने बहुत खेल खेला इसके साथ में, बहुत दुख होता है मुझको। मिहान शुड हैव बीन टोटली वाइब्रेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय नाउ। हो रही है, पर जिस पेस में होना चाहिए थी, जिस तेजी से होनी चाहिए थी, वो बहुत हम लोग मिस कर गए। सच बात, सच सर। लेकिन जितनी घनिष्ठता आप नाम लेकर भी उनका बात कर रहे हैं, और पता चलता है कि आप कितने करीब हैं। तो कल को सर अगर आपने उनसे कहा कि अजनीवन में पेड़ मत काटो, तो क्या सिर्फ आपकी बात पे थोड़ा सा सोचेंगे? क्योंकि ही इज द फादर ऑफ आवर टाउन, वी लुक अपॉन टू हिम, हमारे पिता स्वरूप हैं। नहीं, पर मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं। नितिन को पता चल रहा है कि लोगों का क्या ऑल्टरनेटिव है, और वो वैसे क्या बहुत प्रैक्टिकल है। ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। ऐसा इमोशनली अटैच नहीं होगा कि नहीं ये नहीं करना, मेरे को पसंद नहीं है। पसंद की नहीं, वो बोलेंगे स्टडी क्या है इसकी, अगर फीजिबल है, ऑल्टरनेट फीजिबल है और इसको भी प्रिजर्व कर सकते हैं, तो आप मेरे से विश्वास ये कर लीजिए कि वो जरूर करेंगे। ओके सर, जिस किस्म का डेवलपमेंट हुआ है नागपुर में कुछ वर्षों में, सीमेंट रोड्स, मेट्रो का आना, इसको कैसे देखते हैं आप? वेल, डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, आम लोगों के फायदे की चीज़ है। दूसरी बात है, अपना ब्लैक कॉटन सॉइल है। लोग बोलते हैं सीमेंट रोड्स मत करो, पर आप देखिए डामरी रास्ते जो थे, जो टार रोड्स थे, हर साल बारिश होने के बाद में गड्ढे खड्डे। अभी भी आप देखिए नागपुर के कितने रास्ते खराब है जी, बिकॉज ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है, इट लिव्स, इट ब्रीथ्स, एंड देयरफॉर वो श्रिंक होता है एंड देन इट एक्सपैंड्स, और दोनों में क्रैक्स हो जाते हैं, फाउंडेशंस में क्रैक होते हैं घरों के। तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए सीमेंट रोड इज द ओनली आंसर। बट हाँ, आपकी बात जो है कि भाई वो पानी अंदर जाना चाहिए, पर तो उसके लिए सोल्यूशन है ना टेक्निकली, कि यू कैन गिव एट द साइड इनफ नलीज टू एब्जॉर्ब द वाटर इन द, तो ड्रेन हो सकता है। हाँ, ड्रेन हो सकता है। और टेम्परेचर जो बढ़ता है तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, नेचुरल एयर कंडीशनिंग इज हैविंग ट्रीज एंड गुड ट्रीज। उसका क्राउन अगर रहा तो रास्ता भी इतना गर्म नहीं होगा। तो वी नीड वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ट्री प्लांटेशन। और ये जो सिर्फ वो सप्तपर्णी लगाते ना, दैट इज नॉट करेक्ट। बर्ड लगना चाहिए, नीम लगने चाहिए, ये सब पेड़, आम, ये सब पेड़ जो है ये पक्षियों को भी अट्रैक्ट करते हैं जी। और ये जो है इसकी जो लीफ में वाटर कंटेंट है, और ये उससे बहुत सारा हीट एब्जॉर्ब हो जाता है। सर, हीट के ऊपर ही मैं आपसे पूछने वाला था कि जब आप छोटे थे तब नागपुर का टेम्परेचर क्या हुआ करता था? नहीं, भयंकर गर्म था तभी भी सर 48 डिग्री जाता था। हाँ, बिल्कुल जाता था। हम लोग याद है गच्ची में सोते थे धनतोली में, तो हमको कई रातों को पानी मार के ठंडा करते थे गच्ची को। ओह माय गॉड। और इवन बिस्तरों पे पानी छिटकना पड़ता था। तो हॉट तो था, बहुत गर्म था। सर, आपने एक जो अगर आपकी जीवन शैली हम देखें, या आपका जो जीवन रहा है, उसमें से बहुत सारा स्ट्रगल भी रहा है। आपने एज अ बिजनेसमैन, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू ग्रो एंड यू वर्क रियली हार्ड। आपकी जो तपस्या है वो मेरे हिसाब से बहुत सीखने लायक है। यू बीन वेरी इंस्पायरिंग। सर, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको ऐसा लगता है कि युवाओं ने वो चीज़ों पे थोड़ा सा वो क्वालिटी अपने अंदर में लानी चाहिए? बिकॉज सर, इस किस्म का स्ट्रगल या इस किस्म का एक वक्त हर किसी को देखना पड़ता है।
देखना पड़ता है। और मेरा क्या कहना, उसमें मैंने जो सीखा लाइफ में, मैंने जहाँ जहाँ फेल हुआ, मैं काफ़ी एंटरप्राइजेज में फेल हुआ, और मैंने जो गलतियाँ की उसमें से उसका मूल कारण अगर आप देखोगे तो बगैर पूर्ण अभ्यास किए हुए मैं उसमें कूद गया जी। अभ्यास नहीं किया मैंने ठीक से कि भाई इसकी मार्केट क्या है, इसकी डिमांड क्या है, इसका कॉस्टिंग क्या पड़ रहा है, ये सब जो आदमी लात खाने के बाद सीखता है जी, तो वो मैंने बड़ी एक्सपेंसिवली सीखा हूँ जी। और आज मेरे को मालूम है क्या नहीं करना चाहिए, और करना है तो कैसे करना चाहिए। पर टू द यूथ आई विल से कि व्हेनेवर एक आइडिया आती है, आप कुछ करना चाहते हो तो ज़रूर करिए, डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक, बट अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोजेक्ट प्रॉपरली, थॉरोली, कि वो उसके क्या प्लस है क्या माइनस है। और उसके बाद में अगर आपकी कैपेसिटी है, फाइनेंशियल कैपेसिटी, योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, योर फिजिकल कैपेसिटी, ये सब देख के देन गेट इनटू इट, तो द चांसेस ऑफ फेलियर आर मच मच लेस। So there are a few things to whom for which you're very close to these things. Which one is art, dance. आप बहुत एंजॉय करते हैं, गाना गाना एंजॉय करते हैं, डांस करना एंजॉय करते हैं। मधुमिता चक्रवर्ती मैम आपसे मोहब्बत करती हैं, आपको हमेशा पिता स्वरूप देखकर आपको आई लव यू कहती हैं। तो सर ये जो कल्चर है नागपुर शहर में, एक्सेप्टेबिलिटी है आर्ट को लेकर, म्यूज़िक को लेकर, क्या पहले भी थी या फिर अभी ये चलन ज़्यादा दिखने को मिल रहा है? देखो, आर्ट एंड कल्चर बहुत वाइब्रेंट था नागपुर में, मेरे छुटपन में भी। यहाँ पे संगीत महफिलें होती थी, बहुत अच्छे नामांकित लोगों को मैंने छुटपन से सुनते आया हूँ। भीमसेन जोशी जो थे वो हमारे घर में उतरते थे, मेरे पिताजी के अच्छे दोस्त थे। अच्छा। वो हमारे साथ धनतोली के घर में जब कभी नागपुर आते थे, एक फॉर अ फ्यू ईयर्स वो हमारे यहाँ पे रुकते थे, महफिलें होती थी। और तो ये सब डांसेस के बड़े अच्छे प्रोग्राम्स होते थे, संगीत सम्मेलन हुआ करता था, थिएटर था। पर एक बात ज़रूर है कि वो सब ये जो थे ना, ये वाइब्रेंसी जो थी वो बाहर वाले कलाकार आते थे। अच्छा। आज नागपुर में ये हुआ है कि नागपुर के ही लोकल लोगों को, मेरे दिल से ये थी कि इन लोगों को मंच मिलना चाहिए, इन लोगों के भी प्रोग्राम्स को हम टिकट खरीद के जाना चाहिए जी। तो यहाँ पे हाल ऐसे थे कि अगर तेरे को नाटक में ले रहे हैं तो तेरे को 50 टिकट बेचनी पड़ेंगी। अरे हाँ, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड वाज देयर, बिकॉज लोग आते ही नहीं थे पैसे देके, और फिर कला कैसे सर्वाइव करेगी इफ इट डज नॉट हैव फंड्स। सो वो सीन चेंज हुआ है जी। आज नागपुर के भी प्रोग्राम्स को लोग टिकट देके नागपुर के आर्टिस्ट के परफॉर्मेंसेस देखते हैं जी। सो आर्ट सीन में वो एक जरूर चेंज आया है, एंड इट शुड कम फॉर द बेटर। पर अभी भी दूसरा क्या है कि स्ट्रैटेजिकली अभी तक प्रमोशन नहीं होता है अपने यहाँ के आर्ट का जी। अब नागपुर में भी बड़े नामांकित आर्टिस्ट हैं, तो जैसे स्टेज क्राफ्ट के विकास खुराना जी हैं, वो भी अक्सर उनकी कंप्लेंट यही रहती है कि नागपुर के लोग जुगाड़ में टिकट जमाने की कोशिश करते हैं, फोकट में आने को देखते हैं। वो सीपीओ गोंडवाना का 31st नाइट क्यों ना हो, जो जुगाड़ में जो लोग लग जाते हैं वो एक अलग ही है, लेकिन खरीद कर टिकट लेना ये बड़ा चैलेंजिंग है नागपुर में जी। अभी भी है चैलेंज, अभी भी है। मैं बिल्कुल विकास से सहमत हूँ इस बारे में, और इसके लिए प्रयास यही रहना चाहिए कि नहीं करने का, फ्री नहीं देंगे नहीं देंगे, फिर 50 लोग भी रहे हॉल में तो भी आई शुड बी एबल टू डू, पर उसके लिए फाइनेंशियल वायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पॉन्सर्स मिलते हैं, कभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो ये सब स्पॉन्सरशिप देते हैं इसको, बट दैट हैज़ टू चेंज। एंड उसके लिए बिल्डअप चाहिए आर्टिस्ट के लिए। लोकल जर्नलिस्ट शुड प्रमोट एन आर्टिस्ट, एंड आर्टिस्ट ऑल्सो शुड प्रमोट हिमसेल्फ। सर, मैं जर्नलिज्म पे आ रहा था, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे जवाब दे रहे हैं और फिर मुझे वो शब्द मिल जा रहा है जिस पे मेरा अगला सवाल होगा। सर, मैं जर्नलिज्म पे आ रहा था। जिस किस्म एक वक्त था जब नागपुर में हितवाद, नवभारत, ये 2 अखबार सबसे ज़्यादा लीडिंग चलते थे। नागपुर टाइम्स था, एजी शेवड़े जी। तो उस समय सर अखबारों के क्या हाल थे? क्या आज जैसे नागपुर के कोरोना के पहले हम देखते हैं अखबारों में फुल पेज ऐड आ रही है, हाफ पेज ऐड आ रही है, अखबारों पर बिजनेस डिपार्टमेंट जो है वो पत्रकारिता पे हावी हो रहा है, आप कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए क्या है, एडवर्टीजमेंट तो तभी भी हुआ करती थी, पर ऐसे नहीं है। ये अभी कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ गया है, और कंज्यूमरिज्म में क्या होता है कि असमाधान निर्माण करना, ये एक उनका स्ट्रैटेजी रहती है। अभी मैंने जैसे घर पे आया, मैं नया टीवी लेकर आया, और मैं पहली ऐड जो देखता हूँ उसमें बोलते कि अभी हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जेन टीवी आ गया है जी। सो जो लाए उसका समाधान
तभी खत्म हो जाता है। तो दिस इज कंज्यूमरिज्म, और वो इतनी तेजी से पूरे हिंदुस्तान में, नागपुर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये चेंज हो गया है। सो उसकी जो एडवर्टाइजमेंट टॉम टॉम फुल पेज अभी आया, आज ही आया कि जोमेटो से ही जुलाई भर खाना खाइए, टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड है 2 पेज की जी। तो ये सब चीजें जो है दीज आर पार्ट ऑफ द चेंजिंग सिनारियो। सर मैं फिर से एक बार पॉलिटिक्स पे आऊँगा सर। एक वक्त था जब नागपुर में कांग्रेस एक बड़ा स्ट्रांग होकर चलती थी, फिर आरएसएस केम इन एंड उसके बाद बीजेपी भी काफ़ी अच्छा करने लगी। शिवसेना, एमएनएस, बीएसपी, इनको अब तक वो पोजीशनिंग मिली नहीं है पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो। सर कौन सा ऐसा मैं आपसे आपका पॉलिटिकल व्यू पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, आप चाहें तो आप मना कर सकते हैं जवाब देने से, पर सर आपके हिसाब से कौन सी ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं नागपुर के लिए एथिकली बड़ी सपोर्टिव रहेगी, या उसको सपोर्ट करना आपके हिसाब से फायदेमंद होगा नागपुर शहर? ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो आवर फैमिली वाज कांग्रेसी। माय ग्रैंडमदर वाज लोकसभा पहली और सेकंड लोकसभा में, मेरी ग्रैंडमदर एमपी थी नागपुर से जी, तो कांग्रेस ही थी सब ये। पर आगे चल के ये देखा गया कि कांग्रेस के यहाँ से चुने हुए लोगों ने इस रीजन के लिए कुछ नहीं किया खास। तो फिर आदमी ऑर्डिनरी सिटीजन करके अपेक्षाएं बदली, फिर बीजेपी ने काफ़ी प्रोमिसेस की और उसमें से कुछ अच्छी डिलीवरी भी की जी। तो वो उस हिसाब से लोगों का बीजेपी पे विश्वास हो गया। अब उसके भी बारे में ये है, जैसे मैंने कहा आपको कि वो प्रॉमिस किए थे कि हम सेपरेट स्टेट देंगे, पर उन्होंने दिया नहीं। ये दिन में बहुत इसके बारे में दुख है कि उन्होंने वो नहीं किया करके। पर डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो आई थिंक बीजेपी हैज डन मच बेटर देन एनी अदर गवर्नमेंट्स फॉर आवर रीजन। सो दैट इज वन ए। पर कांग्रेस के भी बहुत, जैसे विलास मुत्तमवार है, रंजीत देशमुख है, इन लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट लेके यहाँ के डेवलपमेंट के लिए प्रयास किए गए, पर उनको वो पार्टी का टोटल सपोर्ट नहीं मिला। तो व्यक्तिगत हिसाब से इन लोगों ने काफ़ी प्रयास किए। सर नितिन रोंगे खड़े हुए थे इलेक्शन में, अभी जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन था, उनका मुद्दा ही विदर्भ था। मैं वापस विदर्भ के मुद्दे पे बात करूंगा। उनका ऐसा कहना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो 1 मिनट का शायद डिसीजन है या 1 दिन का डिसीजन होगा और दूसरे दिन से एक नया स्टेट विदर्भ बन सकता है। क्या सर इतना आसान है? मेरे को लगता है। कैसे छत्तीसगढ़ बना, कैसे झारखंड बना, वहाँ पे तो कुछ नहीं मारामारी हुई, कोई खड़ा नहीं रहा, नो रिवोल्यूशन, नो ये। इट इज़ ये फालतू के वो अपने को ये बताया कि स्टेट गवर्नमेंट शुड अप्रूव इट एंड इट शुड गो, ऐसा कोई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिसाइड कि दिस इज टू लार्ज स्टेट एंड देयरफॉर इट नीड्स टू बी बाइफरकेटेड, एज सिंपल एज दैट। सर सोशल नेटवर्किंग जो है ये बहुत सारी चीज़ों की जगह ले चुकी है ज़िंदगी में। पहले हम कोई दोस्त कई बार मिलता नहीं था तो आप शायद उनके घर जाते थे मिलने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं है। अब सर उसकी स्टोरी देख लेते हैं या उसका लास्ट अपडेटेड मैसेज देख लेते हैं तो समझ लेते हैं कि वो ठीक ही होगा, अगर पोस्ट किया तो ठीक ही होगा। सर आप भी अब फेसबुक और ये सब चीज़ों का हिस्सा हैं, आप भी ट्विटर पे ट्वीट करते हैं। सर क्या चीज़ें आपके हिसाब से बदल गई? क्या सोशल नेटवर्किंग से मदद हुई? हाँ, सोशल नेटवर्किंग से जिन लोगों के साथ में संपर्क नहीं था उन लोगों के साथ में संपर्क हुआ, उन रेगुलर टच में रहते हैं, स्पेशली रिलेटिव्स आर अब्रॉड, तो पता चलता है वी आर इन टच, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। पर इसका न्यूसेंस भी है। वो अनाप शनाप फॉरवर्ड जो आते रहते हैं ना, अकल सिखाने वाले, और गांव भर की न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन जिसका मेरे को कोई उपयोग नहीं है जी। तो वो सब चीज़ें जो आती है, अब वन हैज़ टू डिसाइड, यानी ये क्या है, एकदम इट्स फैंटास्टिक ऐसा नहीं बोल सकता मैं। इट इज़ अ वेरी गुड टूल, एट द सेम टाइम वन मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल इट और कितना उसमें घुसना। पर इट इज़ नो सब्सटीट्यूट टू पर्सनल फिजिकल मीटिंग। वो जो आनंद रहता दोस्तों को प्रत्यक्ष मिलना, साथ में चर्चा करना, गपशप करना, एक एंजॉय करना, उसके लिए सब्सटीट्यूट नहीं है डिजिटल। सर आपके बारे में एक बात पता चली है कि आप लोगों की बर्थडेज, एनिवर्सरीज, ये सब चीज़ों का बड़ा नोट रखते हैं, स्पेशली आपके परिवार में। सबके बारे में आप अगर साथ में मिलकर कोई भी चीज़ हो, परिवार के साथ मिलकर हो तो, लेकिन सर आजकल तो जो फॉर्मेट है परिवार का भी, वो भी सिंगुलर फॉर्मेट हो गया है। लोग अलग अलग रहने लगे हैं, माता पिता के साथ उतना ज़्यादा ना वक्त दे पाते हैं, ना उनको उतना साथ। कैसे देखते हैं सर परिवार को?
देखो, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि हम लोग परिवार में बहुत ही अच्छे संबंध है, भगवान की कृपा, पर सब एक दूसरे से बहुत अच्छी प्रेम से संबंध है। हर एक के बिजनेसेस अलग है, हर एक का लाइफस्टाइल अलग है, सब ये अलग होने के बावजूद रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं और ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है लाइफ में। और जो लोग परिवार से टूटे हुए हैं उन लोगों ने प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे इट डज नॉट हैपन नेचुरली, कुछ एफर्ट करना पड़ता है। ये जान के इसको उतनी कीमत दे के कि भाई आखिर हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो फर्स्ट इज इन द फैमिली, देन इज इन द सोसाइटी एंड देन इन द कंट्री एंड देन द वर्ल्ड। सो ये जो 4 ग्रेडेशन है, इसमें अच्छे संबंध बनाए रखना, टू बी अ वेरी गुड वर्ल्ड सिटीजन, टू बी अ वेरी गुड नेशनल सिटीजन एंड इन द सोसाइटी एंड इन द फैमिली ऑल्सो अ वेरी गुड फैमिली मेम्बर। तो अगर कहीं रिलेशनशिप्स मान लो कुछ ना कुछ कारण से सावर हो गई हो तो अपना ईगो कम करो ना, जाके उसको सुधारो। ऐसे मैं तो खुद व्यक्तिगत इसको बिलीव करता हूँ कि अपना ईगो थोड़ा कम रखे और समझ ले कि भाई सामने वाले की भी कुछ हो सकती है, ये तो संबंध अच्छे बनते हैं। पर इट्स अ वेरी रिच, इट्स अ वेल्थ आई वुड से टू हैव वेरी गुड फैमिली रिलेशनशिप्स। सर, कोरोना काल जब आया, अभी मेरे आखिरी के कुछ सवाल बस, कोरोना काल जब आया तब नागपुर शहर एक अलग किस्म की एक वक्त से गुजरा। अभी मैं 2 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ, जो वक्त गुजरा नागपुर शहर का वो बड़ा डिफ़िकल्ट दौर था। सर, उस दौर को आप कैसे देखते हैं, प्रशासन के काम को कैसे देखते हैं, और साथ ही साथ लोगों ने जो काम किया, ये जो NGOs निकल कर आए घरों से, आप उनके काम को कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशासन को की आलोचना करना बहुत आसान है, सब जन वो करते हैं, पर प्रशासन ने भी बहुत अच्छे प्रयास किए अपनी तरफ से। पर NGOs को तो हैट्स ऑफ टू देम, क्या ज़बरदस्त काम किया है, कितने अपना सब छोड़ के उसमें कूदे, लोगों ने योगदान भी बहुत अच्छे से दिया। तो मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने इसमें सक्रिय रूप से काम किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन उनका, कि इतने सेंसिटिविटी रख के उन्होंने इस डिफ़िकल्ट पीरियड में लोगों की सहायता की और राहत दिलाई। बहुत अच्छी बात है। सर, कई सारी ऐसी जगह हैं नागपुर में जो बहुत एक्सप्लोर्ड हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी जगहें भी हैं नागपुर में। सर, उसमें से कोई ऐसी जगह जो आप नागपुर शहर वासियों से कहना चाहते हैं कि उन्होंने एक बार वहाँ जाकर देखना चाहिए, वो भी एक नागपुर है? देखिए ना, आपने बहुत अच्छी बात की। बड़ा दुख होता है मेरे को कि अपना हेरिटेज जो है ना, उसके प्रति अपना बहुत ही उदासीन है हम। अब वो आप तिलक पुतला से अगर वॉक करेंगे तो उस रास्ते में जितने इतने सुंदर स्ट्रक्चर्स थे, रुक्मिणी मंदिर है, देशमुख वाड़ा है, आगे जाओ तो मंत्री मंदिर है, मुंशी मंदिर, फिर चिटनवीस वाड़ा तो बहुत अच्छी कंडीशन में है, दैट इज नो डाउट अबाउट इट। बट ये सब जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज थी, इसको देखना चाहिए हम लोगों ने, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको प्रिजर्व भी अच्छे से होना चाहिए। तो हेरिटेज प्रिजर्वेंस और हेरिटेज को संभाल के रखना, ये इसके प्रति जो NMC कर रही है बहुत कम है। दे मस्ट कम आउट विद अ स्ट्रेटजी प्लान कि अपने हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को कैसे ये करके रखें। सर, आप एक बहुत प्योर नागपुर कर रहे हैं, आपका नागपुर के प्रति जो I'm proud of that. I'm proud of that. सर, आई थिंक ये आप नहीं भी कहते तो लोगों को पता है कि यू आर वेरी प्राउड नागपुरियन, है ना? सर, कभी आप राजनीति में क्यों नहीं आए? कभी आपने किसी ने क्योंकि आप एक फैमिली से आते हैं जिनकी लोकसभा तक एक्चुअली एक एज था जब मैं नेशनल प्रेसिडेंट था ना JCs का, तो उसके बाद में इमीडिएटली राम जेठमलानी जी ने एक मीटिंग रखी थी पूना में, और उन्होंने हमसे कहा था सबसे कि भाई तुम लोग यू शुड जॉइन पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट। पर तभी मेरे को एक विचार आया कि देखिए, पॉलिटिक्स में जाने के लिए बहुत लोग तैयार थे, उत्सुक थे जी, कैपेसिटी है कि नहीं है वो बात अलग है, पर सोशल वर्क एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे वैक्यूम था जी। तो मैं सोचा कि वाई कैन नॉट डू बिजनेस के अलावा मैं सोशल वर्क में क्यों नहीं अपने आप को दूँ, अपना योगदान दूँ, और वो मैंने बहुत एंजॉय किया है। जहाँ जहाँ पे सोशल एक्टिविज्म, सोशल वर्क, ये अभी भी दिल से मेरे को बहुत पसंद है, और तो उस क्षेत्र को मैंने चुना और मैं काफ़ी हैप्पी हूँ उससे। सर, आज JCs हो या लायंस हो या लियोज हो या जितने रोटरी हो, सर आजकल ये जो काम कर रहे हैं या कोरोना में भी जो उनका काम देखने को मिला, वो थोड़ा सा सेल्फी ड्रिवन हो गया है। सर, जो काम उनका देखने को मिलता है उसमें वो शायद बहुत सारा एक
पिक्चर कैप्चरिंग ज्यादा होती है। ये आलोचना तो पहले भी हुआ करती थी कि हाँ हम लोग ये ने कि भाई ये सब फोटो खिंचवाते हैं और बाद में कुछ नहीं होता, सफाई अभियान तो झाड़ू लेके औरतें खड़ी है, फोटो खींचे पेपर में छाप दिए वगैरह। देखिए ये एक भाग है इसका, पर बेसिकली क्या है कि जो लोगों को थोड़ी भी सेंसिटिविटी आती है सोशल वर्क में पार्टिसिपेट करने, दिल को कहीं तो भी उनके छूता है और उनकी लाइफ में ये परिवर्तन आता है कि भाई देयर आर पीपल हु आर सो अंडर प्रिविलेज्ड, अपने से कई वो कितने सारी चीज़ें उनके पास में उपलब्ध नहीं है, फिर भी वो जी रहे हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो अ लॉट ऑफ चेंज हैपन्स इंडिविजुअल के लाइफ में, और वो सेंसिटिविटी अगर रोटरी और लायंस के मार्फत निर्माण होती है तो क्या बुरा है। अब फोटो खिंचवाए तो वो तो हर एक का ये रहता है कि बड़ा अच्छा आनंद आता है। मेरे को भी याद है जब मेरे पहली बार फोटो छपी थी पेपर में 1971 में, मैं जब हिच हैकिंग करके वापस आया तब हमारा इंटरव्यू लिया गया था और फोटो आई थी पेपर में, हा क्या आनंद हुआ था तभी। तो ये हर एक व्यक्ति का आई थिंक अ पैट ऑन द बैक हेल्प्स, बट दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट ये कहने का मकसद ये है कि वो छापे तो छापने दो ऐसा, पर काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं होता है। लेकिन सर आप जैसे क्योंकि आपने 106 देशों का दौरा किया है सर, अमेरिका में या यूरोप की कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में सजाए रूप में भी अगर देखें तो सोशल सर्विस दिया जाता है कि आपको सोशल सर्विस करनी है, कम्युनिटी सर्विस के अंदर में आता है वो। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश में भी ऐसी कानून नए किस्म के होने चाहिए? कानून से नहीं होगा, कानून हुआ कि उसका उल्लंघन कैसे करना यही हमारे लोगों को ज़्यादा अच्छे से आता है। आप ट्रैफिक रूल्स बनाइए, उसको कैसे तोड़ा जाए इसी में लोगों को ज़्यादा रुचि आती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप दिस सेंसिटिविटी। देखिए स्वामी विवेकानंद जब उन्होंने अमेरिका के बाद में उन्होंने देखा कि अपने देश में व्यक्तिगत हम लोग सत्य का खोज करना और ये सब चीज़ों में बहुत एक्सीलेंट है, पर हमारी कम्युनिटी सर्विस और हमारी सोशल सेंसिटिविटी बहुत पुअर है। तब चल के उन्होंने रामकृष्ण मिशन की जो एस्टेब्लिशमेंट की थी वो इसीलिए की थी कि उसके द्वारा हम लोगों की सेवा कर सके, एक दूसरे के काम में आए। तो ये अभी भी हम लोग क्या है कि अपने आप के लिए जीने के बजाय ये समाज के लिए जीना जो है, ये जितना वेस्ट में अपन देखते हैं वो उनकी जो सेंसिटिविटी है वो भी खुद के लिए जीते। ऐसा नहीं है कि वो कोई ग्रेट है, पर साथ में ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है और कॉन्शियसनेस, सोशल कॉन्शियसनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे यहाँ पे आना ही चाहिए। जैसे मेरे घर का कचरा कुबाड़ में जाकर रास्ते पे डालो, कितना इनसेंसिटिव है ये जी, मैंने उसको डिस्पोज करना चाहिए। अब देखिए आप ये सिविल लाइंस एरिया में कुत्ते घुमाते हैं और उनकी मैल जो है वो नहीं उठाते, वो चाहते हैं कि एनएमसी ने उठाना चाहिए जी। शर्मिंदा होने की बात है ना। ये सोशल सेंसिटिविटी जो है वो अपन वेस्टर्न वर्ल्ड में एजुकेटेड लोगों के साथ में अपेक्षित है। अपने यहाँ पे एजुकेटेड लोग भी ऐसा करते हैं। दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है। आएगी वो सेंसिटिविटी जितना जैसे उसको और क्या बोलना चाहिए प्रमोट किया जाएगा, आई एम श्योर पीपल विल चेंज। सर बड़ा लंबा इंटरव्यू हो जाएगा ये अगर मैं आपसे बात करता रहूं, क्योंकि सर इतनी सारी चीज़ें जानने के लिए हैं और मैं चाहता था मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछूं, लेकिन थोड़ा सा एक सवाल मैं आपसे बहुत समय से सोच रहा हूं कि मैं आपसे पूछूं। सर हमें जो आज़ादी मिली, ये जो ये पूरा सत्याग्रह हुआ, पूरा जो इतने साल तक द अनसंग हीरोज़ लड़ते रहे, सही जो हमें आज़ादी मिली, कई सारे लोग इसका अलग अलग किस्म से विश्लेषण करते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर आज़ादी, इससे अच्छा है कि आज़ादी नहीं मिली रहती कोई भी चीज़ को कंपेयर करके। क्या सर ये कहना कि अच्छा हुआ हमें आज़ादी नहीं मिलती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्या सर ये कहना भी सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल कड़क कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? स्वातंत्र्य है, फिर उसमें अगर हम गलतियां करते हैं तो हम करेंगे ना, सुधारेंगे भी उसको, पर इसके लिए हमारे पे दूसरा कोई राज्य करे ये कोई ज़रूरी नहीं, आवश्यक ही नहीं है। सर क्या वन कैन नॉट से देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज टू फ्रीडम। सर करप्शन हमारे देश से जाएगा क्या? देखिए जब तक व्यक्ति के खुद के पर्सनल वैल्यूज चेंज नहीं होते तब तक करप्शन का जाना ठीक है। आप शासन करिए, कड़क शासन करिए और लॉ स्ट्रिक्ट करिए, पर डर एक चीज़ है और दूसरा यह है कि ये गलत कर रहा हूँ मैं, मेरी कॉन्शियस मेरे को कहती है, मेरे घर के लोगों ने बोलना चाहिए, बीवी बच्चों ने बोलना चाहिए कि
वो आदमी अगर करप्ट है तो उन्होंने बोलना चाहिए कि हम तेरे करप्शन का हम नहीं करेंगे। ये जब तक चेंज नहीं आता है इसमें, नहीं तो क्या है, ह्यूमन सोसाइटी हैज बीन करप्ट इवन इन महाभारत डेज, इन ऑल दिस। सो इट्स फॉर द ह्यूमन बीइंग टू चेंज हिमसेल्फ एंड वी मस्ट, एज फार एज द नेशन इज कंसर्न, अपने लॉज जो है, पनिशमेंट का बहुत बहुत लैकुना है। करप्शन के चार्जेस होते हैं पर कौन, किसको जेल होती है, किसको पकड़ा जाता है, किसको शासन होता है? लोगों को मालूम है 20-20, 25-25 साल खींच लेते करप्शन की केसेस और घूमते रहते इधर उधर शान से। तो ये बहुत गलत है। वी मस्ट, पनिशमेंट हैज टू बी देयर एंड फास्ट पनिशमेंट। सर, आप इंडिया को आने वाले वक्त में कैसे देखते हैं? मतलब आज से 10 साल बाद ये देश किस लेवल पे होगा? या मैं सिर्फ नागपुर की अगर बात करूं तो आज से 10 साल के बाद आप नागपुर को, आपकी दूरदृष्टि क्या कहती है? नागपुर तो बढ़ रहा है, बढ़ेगा। और यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं वो सब अगर हो जाएंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी आएगी। शहर के हिसाब से हम लोगों को एक NIT में हम लोगों ने एक कमेटी बनाई थी, नितिन गडकरी जी ने उनकी पहली टर्म में। उस कमेटी में हम लोगों ने प्लान बनाया था कि नागपुर का डेवलपमेंट शुड बी इन सैटेलाइट टाउन्स अराउंड नागपुर, 8 सैटेलाइट टाउनशिप्स, सो दैट कंजेशन इन द सिटी इज रिमूव। एंड अब मेट्रो आ गई है तो मेट्रो से उनको लिंक अगर दे दिया और वो सैटेलाइट टाउन्स में अच्छी से चीप लैंड कॉस्ट मिलेगी और उसमें अगर रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज हैपन, सो यू इमेजिन अ सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस इज नागपुर एंड 8 सैटेलाइट टाउन्स विद इन 20, 25, 30 किलोमीटर्स रेडियस विद स्पीड कनेक्टिविटी टू द सिटी। ये होना बहुत जरूरी है। सर, क्योंकि सर आपकी शब्द शैली भी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता भी हैं। सर मैं एक चीज़, अगर आपको मौका मिले नागपुर का एक प्रेजेंटेशन देने का या नागपुर को बेचने का, आप बेच नहीं सकते मुझे मालूम है, लेकिन नागपुर को बेचने का, तो एज अ सेल्समैन ऑफ नागपुर आप कौन सी पॉजिटिव बातें या नागपुर के बारे में ऐसा क्या कहेंगे एक लाइन में? यहाँ थोड़ा सा चैलेंज आ जाएगा सर, एक लाइन में, जिससे लोगों ने नागपुर की तरफ आकर्षित होना चाहिए। गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ पे एजुकेशन अच्छा है, मेडिकल अच्छी सर्विसेज बहुत अच्छी है, यहाँ पे रेसिडेंशियल अकोमोडेशंस रीजनेबल अवेलेबल है, कम्यूटिंग इज ईजी एंड पीपल आर बाय एंड लार्ज फ्रेंडली। एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस आवर क्लाइमेट इज सेलुब्रियस। सेलुब्रियस यानी गर्मी बहुत होती है पर उसमें एस्थमा और ये सब चीज़ें जो है ये यहाँ पे नहीं होता है जी। आप देखेंगे अगर न्यूज़पेपर के ऑबिचुरी कॉलम में तो लोग यहाँ पे लंबा जीते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। बहुत थोड़े लोग हैं जो कम उम्र में गुजरते हैं, बाकी अच्छा पूरी जिंदगी लेके अपनी ही जाते हैं। सो दैट इज द सेलिंग पॉइंट। मैंने इस विषय पे सिंगापुर में प्रेजेंटेशन किया था और तब ये पॉइंट मैंने बोला था तो लोग बहुत हंसे। आई सेड बट आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी गुड इन नागपुर। Amazing, sir. What a great thought. Yeah. And with that thought, I think I should thank you. Thank you so much. आपने आज मुझे मौका दिया आपसे बात करने का। राज, it's been a pleasure. एंड नागपुर को एक ऐसे नज़रिए से देखने के लिए सर, आप, मुझे ऐसा लगता है जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, बहुत सारे हार्ट्स और बहुत सारे थम्स अप आ रहे हैं, बहुत सारे शेयर्स हुए हैं, जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी शायद आपने इतना इंस्पायर किया नागपुर शहर के लिए कि दूर दराज बैठी सिद्धि रजवानी हमारी व्यूअर है, US में बैठ के देख रही हैं सुबह सुबह वहाँ पर शो, वो खुद शायद आज नागपुर को बहुत मिस कर रही होगी। अच्छा, नागपुर तो जो नागपुर को एंजॉय कर चुका है उसके दिल से नागपुर कभी नहीं हट सकता। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें फिर नागपुर में जुड़ने, नागपुर से और ज़्यादा जुड़ने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आज विलास काले सर से बात करके एक बात बड़ी अच्छी सीखने को मिली। मैं कुछ दिन पहले कुछ लोगों से मिला जो नागपुर शहर के बारे में बड़ा बुरा कह रहे थे। वो कह रहे थे कि नागपुर एक लेड बैक सिटी है, नागपुर का जो एटीट्यूड है वो बड़ा ख़राब है, यहाँ पर लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। साहब, इसीलिए शायद आप ये ऐसा सोचते हैं क्योंकि आप नागपुर से शायद इमोशनली उतने जुड़े नहीं हैं। आज विलास काले साहब पिछले 70 वर्षों से नागपुर में रह रहे हैं, उनको जीवन में कई सारे ऐसे मौके मिले होंगे नागपुर छोड़कर कहीं और जाकर सेटल होने के, डेफिनेटली मिले होंगे, क्योंकि वो खुद एक बहुत ही ज़्यादा क्वालिटेटिव व्यक्ति हैं। मौका मिला होगा लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शहर को नहीं छोड़ा,
ये बात उन सभी युवाओं को जो अपना शहर छोड़कर बाहर जाकर सेटल होने की बात करते हैं, बाहर जाकर अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करने की बात करते हैं। आपसे निवेदन है, अपने शहर को मत छोड़िए, क्योंकि ये शहर सिर्फ नाम का शहर नहीं है, ये शहर आपके डीएनए में बसा हुआ है और कोई अपना डीएनए नहीं बदल सकता। आप शहर के बाहर भी जाएंगे ना, पूना में रहेंगे, मुंबई में रहेंगे, लेकिन आप अपने आप को क्या कहेंगे? एक नागपुरकर, एक प्योर प्राउड नागपुरियन से आज हुई बात, इन राज की बात। तब तक आप, कल आपसे वापस मुलाकात होगी 5 बजे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक बड़ा अच्छा वक्त बिताएं और याद रखें कि अपने शहर से जो प्यार करता है, शहर उससे भी उतना ही प्यार करता है। जिंदा रहें। जय हिंद।